साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग मौर्योत्तर काल कह सकते हैं या प्राक गुप्त काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग डार्क एज कहते हैं। तो इसके संदर्भ में हम लोग उन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करेंगे जो हमें बार बार भूल जाते हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, परंतु मौर्योत्तर काल में जितनी भी चीज़ें आती हैं, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। तो मौर्योत्तर काल में हम लोग जो है विदेशी आक्रमणकारी जैसे हिंद यवन, शक, पहलो, पार्थेय, कुषाण, इनसे संबंध में, और शुंग वंश, कंडव वंश, आंध्र सातवाहन वंश, इच्छाकु वंश, आविर और वाकटक वंश, इनके संदर्भ में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। क्योंकि ये जो पूरा ये जिनके बारे में हमने कहा, ये सब मौर्योत्तर काल के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। तो इसको प्रारंभ करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो मौर्योत्तर काल में जो वंश आते हैं, यदि इनको क्रम से लगाने की बात कही जाए तो क्या क्रम होगा। तो मौर्योत्तर काल के पहले मौर्य वंश रहता है। तो मौर्य वंश के बाद यदि आप देखें तो शुंग वंश आता है, फिर कंडव वंश और फिर आंध्र सातवाहन वंश आता है। ठीक है, तो शुंग वंश, कंडव वंश और आंध्र सातवाहन वंश, ये तीनों ही वंश आप देखें तो ये ब्राह्मण वंश रहे हैं। तथा सातवाहन वंश जो है, इसका यदि विस्तार देखें तो आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, इन दोनों क्षेत्रों में इसका विस्तार रहा है। जब सातवाहन वंश के शासकों की पतनावस्था या इस वंश का जो पतनावस्था आती है, तो सातवाहन वंश के जो सामंत थे, तो एक सामंत ने आंध्र प्रदेश वाले इलाके में इच्छाकु वंश की स्थापना करता है, और इसके अलावा महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में इनके दो सामंतों ने अलग अलग वंश, एक आभीर वंश और दूसरे ने वाकटक वंश की स्थापना की। अब थोड़ा सा यदि विदेशी आक्रमणकारियों का क्रम देखें, कई बार परीक्षा में इनके क्रम को लगाने के लिए पूछ लेता है कि सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी कौन था, उसके बाद कौन था। तो इसमें आप देखेंगे तो सबसे पहले हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक, इसके बाद शक आते हैं, फिर पहलो या पार्थेय, और उसके बाद में कुषाण आते हैं। अब एक एक करके जो विदेशी आक्रमणकारी हैं उनके बारे में महत्वपूर्ण तत्वों को देख लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम हिंद यवन या इंडो ग्रीक की बात करें तो इनका निवास क्षेत्र कहाँ था। तो इनका निवास क्षेत्र आप कह सकते हैं अफगानिस्तान में जो बैक्ट्रिया वाला इलाका है, बैक्ट्रिया, वहाँ पर ये रहते थे। मतलब जो अफगानिस्तान का दक्षिणी भाग है वहाँ पर। यहाँ पर आप थोड़ा सा देखें तो यहाँ पर ऑक्सस नदी है और यहीं पर बैक्ट्रिया नामक स्थान था। यहीं बैक्ट्रिया नामक स्थान से ये जो बैक्ट्रिया था, यहीं से एक व्यक्ति था डिमेट्रियस प्रथम। डिमेट्रियस प्रथम जो है 183 BC में यहाँ से आगे बढ़ता भारत की तरफ, और भारत का जो पंजाब का साकल या वर्तमान को जो सियालकोट वाला क्षेत्र है, यहाँ पर अधिकार करता है और डिमेट्रियस वंश की स्थापना करता है। डिमेट्रियस वंश का ही यदि देखें तो एक जो सबसे प्रभावी या शक्तिशाली शासक था वो मिनांडर, जो कि सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रहा है। तो मिनांडर के बारे में एक फैक्ट और याद रखिएगा कि एक पुस्तक है मिलिंद पन्हो। ये पूछा जाता है मिलिंद पन्हो जो है पाली भाषा में लिखी गई, किसके द्वारा, बौद्ध भिक्षु नागसेन के द्वारा इसको लिखा गया है। मिलिंद पन्हो जो है नागसेन और मिनांडर के बीच जो एक तरीके से वार्ता होती है उसको ही प्रश्नोत्तर फॉर्म में लिखा गया। मतलब मिनांडर जो प्रश्न पूछता है नागसेन से, उसकी यहाँ पर चर्चा की गई है, और बाद में जो है मिनांडर नागसेन से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपना लेता है। इसके अलावा बैक्टीरिया जो सबसे पहले डिमेट्रियस प्रथम जो है डिमेट्रियस वंश की स्थापना करता है। इसके बाद बैक्टीरिया में ही थोड़ा सा विद्रोह होता है, तो यहाँ से हट निकल करके एक और व्यक्ति रहता है यूक्रिटाइड। यूक्रिटाइड जो है यह आगे बढ़कर तक्षशिला पर अधिकार करता है और यूक्रिटाइड वंश की स्थापना करता है। यूक्रिटाइड वंश का ही एक अन्य शासक था एंटियालकिड्स। एंटियालकिड्स के संबंध में बात करें तो एंटियालकिड्स ने एक इनका राजदूत था, यूनानी राजदूत, इसको ये भारत भेजता है, जिसका नाम था हेलियोडोटस। कहाँ भेजता है भारत में, तो हेलियोडोटस को शुक वंश के शासक शुंग वंश के शासक भागभद्र के राज्य, इनका राज कहाँ था, तो विदिशा या वेशनगर जो MP वाला इलाका है, यहाँ पर इनका राज था, यहाँ पर यह भेजता है। तो ये जो हेलियोडोटस है, हेलियोडोटस यहाँ पर आकर के एक गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है। गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है जो कि एक तरीके से वैष्णव धर्म का प्रतीक रहता है। आगे इसमें देखें तो इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि ये जो यूनानी आक्रमणकारी थे, तो वारामिहिर ने इनको क्या कहा था। तो वारामिहिर ने इनके लिए जो शब्द प्रयुक्त किया था मलेच्छ कहा था। ठीक है, इनका कहना था कि यूनानी जो हैं
इनका जो ज्योतिष ज्ञान है वो बहुत ही उन्नत है। तो इसकी वजह से ये क्या है, प्रशंसनीय है। और इन मतलब ये मलेच्छ हैं, फिर भी ये ज्योतिष ज्ञान की वजह से ये प्रशंसनीय है। तो यूनानियों के लिए इन्होंने वारामिहिर ने मलेच्छ शब्द का प्रयोग किया था। अब यदि हम बात करें कि जो ये यूनानी आक्रमणकारी, या कह सकते हैं कि जो हिंद यमन इंडो ग्रीक आक्रमणकारी रहते हैं, इनका भारत में, इनके आक्रमण के बाद भारत में क्या प्रभाव पड़ता है, या भारतीयों को इसका क्या फ़ायदा मिला, या क्या चीज़ें इन्होंने सीखी। तो जो ज्योतिष का ज्ञान है वो भारतीयों ने हिंद यवन अर्थात इंडो ग्रीक से ही सीखा है। ठीक है, तो ज्योतिष जो है आपका इंडो ग्रीक से आया है। इसके अलावा मिलिट्री शासन जो सर्वप्रथम भारत में स्थापना करते हैं वो हिंद यवन शासकों ने ही किया था। इसके अलावा जो यहाँ पर मसालों में जो काली मिर्च पाई जाती है वह जो हिंद यवन थे, इंडो ग्रीक, इनको काफ़ी प्रिय थी, इसीलिए काली मिर्च को यवन प्रिया भी कहा जाता है। इसके अलावा सिक्का निर्माण की जो कह सकते हैं परंपरा है वो हिंद यवनों की देन है, इंडो ग्रीक, क्योंकि इसके पहले जो है पंचमार्क सिक्के भारत में चलते थे। इनके आने के बाद सिक्कों का निर्माण होता है, आकृति युक्त और लिखित सिक्कों का। और जो सर्वप्रथम सिक्के हैं और स्वर्ण सिक्के चलाने का, कैसे सर्वप्रथम सिक्के और स्वर्ण सिक्के चलाने का श्रेय जो है वो आपका हिंद यवन जो इंडो ग्रीक शासक हैं इनको रहा है। और स्वर्ण सिक्के चलाने का सर्वप्रथम श्रेय जो है इंडो ग्रीक शासकों में ही जो मीनांडर था उसको दिया जाता है। अब इसके बाद जो अगला आक्रमणकारी आता है वो शक थे। तो शक जो है आपके मध्य एशिया के भाग से ये भारत में आते हैं, और भारत में इनके कह सकते हैं कि 4 भाग थे, या कह सकते हैं 4 कुल मान सकते हैं, या 4 जगहों पर ये स्थित थे। तो इनके 4 मुख्य भाग कौन से, एक तक्षशिला के शक, मथुरा के शक, मालवा या उज्जैन के शक और नासिक के शक। इसमें से जो आपके तक्षशिला और मथुरा के शक थे इन्हें उत्तरी क्षत्रप कहा गया, तथा मालवा या उज्जैन और नासिक के शक को जो है पश्चिमी क्षत्रप कहा गया। अब इनको थोड़ा सा चारों को अलग अलग देखते हैं। तो तक्षशिला के शक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है, जो इसके संस्थापक थे माउस थे। माउस के बाद एजेज आते हैं, एजेज के बाद एजेलिसेज आते हैं। मथुरा के शक की बात करें तो यहाँ की स्थापना जो है, यहाँ के राज्य की स्थापना जो है राजुल करते हैं। राजुल के बाद सोदास आते हैं, और सोदास जब आते हैं तो यहीं पर ये मथुरा से जो मथुरा वाले जो शक होते हैं इनके बारे में कहा जाता है ये पहले मालवा में रहते थे, परंतु वहाँ पर विक्रमादित्य नामक व्यक्ति ने, एक शासक ने जो है इनको पराजित किया, तो वहाँ से भाग करके मथुरा में आते हैं। तो पराजित कब किया गया था, 57 BC में, 57 BC में पराजित किया गया था। तो ये जो 57 BC है इसे ही विक्रम संवत या मालवा संवत भी कहते हैं। इसके अलावा नासिक में बात करें तो यहाँ का संस्थापक कौन था, भूमक। इसके बाद यहाँ का जो प्रसिद्ध शासक होता है वो नेहपान था। मालवा के शक की बात करें तो इसकी स्थापना जो है चष्टक करता है, और इसके बाद रुद्रदामन शासक होता है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रहा है। और रुद्रदामन के एक अभिलेख जिसका नाम है जूनागढ़ अभिलेख, इसकी भी हम लोग काफ़ी चर्चा करते हैं, कई बार कई जगहों पर इसका उल्लेख आता है। तो जूनागढ़ अभिलेख जो है यह चंपू शैली और संस्कृत भाषा में लिखा गया था। चंपू शैली मतलब कि गद्य और पद्य दोनों शैलियों में लिखा गया था, और यह चंपू शैली संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख रहा है। इसके अलावा रुद्रदामन ने रुद्रदामक नामक चांदी का सिक्का चलाया था, और रुद्रदामन के बाद रुद्र सिंह तृतीय जो है एक मशहूर, ये कह सकते हैं कि आपके मालवा के शकों में एक मशहूर शासक था। और रुद्र सिंह तृतीय जो है यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय जो है रुद्र सिंह तृतीय को पराजित करता है। कब, 408 ईस्वी में। और इसी विजय के उपलक्ष्य में जो चंद्रगुप्त द्वितीय है व्याघ्र शैली के चांदी के सिक्कों को चलाता है, और विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। किसकी, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है। अब शक के बाद जो है पार्थिया या पहलो भारत पर अटैक करते हैं। तो ये जो है ईरान से मध्य एशिया, ये जो है ईरान से मध्य एशिया आते हैं, और मध्य एशिया से फिर ये यहाँ पर भारत पर अटैक करते हैं। भारत में पार्थिया या पहलो पार्थियों के द्वारा जो राज्य की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, मिथ्रेडेटस को। किसको दिया जाता है, मिथ्रेडेटस प्रथम को दिया जाता है। और 171 ईसा पूर्व में भारत में राज्य की स्थापना यह करता है, और इसने अपना केंद्र या कह सकते हैं राजधानी कहाँ बनाई, तक्षशिला में बनाई।
और मिथ्रेडाटस के बाद जो है गोंडो फर्निज इनका प्रमुख शासक होता है। अब पहलो या पार्थेय के बाद जो है कुषाण भारत पर अटैक करते हैं। तो कुषाण जो हैं ये कहाँ से आते हैं, ये पश्चिमी चीन वाले भाग से आते हैं और भारत में जो शासन स्थापित करता है वो कौन करता है, कुजल कटफिशस करता है। कुजल कटफिशस पंजाब वाले क्षेत्र को ये कह सकते हैं कब्जा करता है या यहाँ जीतता है। तो कुजल कटफिशस, और कुजल कटफिशस के बाद जो है बिम कटफिशस जो है शासक बनता है और इसे वास्तविक संस्थापक माना जाता है भारत में। और इनका जो एक सबसे प्रमुख नाम आता है कुषाणों में, कनिष्क का है। तो बिम कटफिशस के बाद जो है कनिष्क सत्ता संभालता है, शासक बनता है और ये 78 ईस्वी से लेकर 102 ईस्वी तक ये शासन करता है। तथा इसकी राजधानी कहाँ होती है, पुरुषपुर, या जिसको पेशावर के नाम से भी जानते हैं, पुरुषपुर पेशावर। इसकी दो राजधानी, प्रारंभ में पुरुषपुर या पेशावर और बाद में यह इसकी राजधानी मथुरा हो जाती है। और जब यह राजगद्दी पर बैठता है 78 ईस्वी में, तो इसी मतलब गद्दी पर बैठने के उपलक्ष्य में जो 78 ईस्वी होती है, इसे शक संवत, एक नया संवत चलाता है, इसे शक संवत कहा जाता है। और इसके पहले हम लोगों ने विक्रम संवत की बात की थी, तो वो क्या था, 57 BC। तो 57 BC को विक्रम संवत कहते हैं, जो कि 78 ईस्वी को 78 ईस्वी को शक संवत कहते हैं। और इन दोनों के मध्य में यदि अंतर देखें, शक संवत और विक्रम संवत के मध्य में, तो 135 वर्षों का आता है। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि आपको विक्रम संवत में दिया होता है, कोई सन जो है विक्रम संवत में दिया होता है, पूछता है कि शक संवत में यह क्या होगा। तो यदि आपका विक्रम संवत में दिया है और हमें शक संवत बताना, तो उसमें 135 ऐड कर देते हैं विक्रम संवत में। और यदि शक संवत दिया हो, विक्रम संवत पूछ रहा हो, तो शक संवत में से 135 माइनस कर दीजिए तो विक्रम संवत आ जाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा यदि कुषाण के द्वारा जो निर्माण कार्य किया जाता है उसकी बात करें, तो कुषाण जो है तक्षशिला में सिरकप नगर की स्थापना करता है। इसके अलावा पुरुषपुर जो कि कश्मीर में स्थित है, यहाँ पर कनिष्क चैत्य की भी स्थापना करवाता है। और कनिष्क के शासनकाल में ही चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, कश्मीर के कुंडल वन में, जिसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा, वसुमित्र के द्वारा। और वसुमित्र ने ही त्रिपिटकों पर भाष्य, जिसका नाम विभाषा शास्त्र होता है, इसको ये भाष्य को लिखते हैं। इसके अलावा चतुर्थ बौद्ध संगीत का जो उपाध्यक्ष थे वो कौन थे, अश्वघोष थे। और इसी चतुर्थ बौद्ध संगीत के दौरान ही जो है आपका जो बौद्ध धर्म है ये दो भागों में डिवाइड होता है, हीनयान और महायान। जो कनिष्क था वो महायान को कह सकते हैं आश्रय देता है या प्रोत्साहन देता है। और महायान ने संस्कृत भाषा को अपनाया, मतलब अपनी चीज़ों को ये संस्कृत भाषा में बढ़ाते हैं। और महायान में क्या होता है, बुद्ध की मूर्ति पूजा की जाती है, मतलब उनकी देवता के रूप में या मूर्ति बनाकर पूजा की जाती है, मूर्ति के रूप में। इसके अलावा कई बार पूछा जाता है कि जो आपका कनिष्क है, कनिष्क के दरबार से कौन से विद्वान संबंधित रहे हैं। कई 4 ऑप्शन दे दिया था, तो पूछ लेते हैं इन 4 ऑप्शन से कौन से इनसे संबंधित रहे हैं, कनिष्क के दरबार से या कनिष्क के संबंधित हैं। तो इसमें आपके वसुमित्र, अश्वघोष हैं। वसुमित्र और अश्वघोष दोनों ही बौद्ध विद्वान थे। नागार्जुन जो कि शून्यवाद के प्रतिपादक थे, ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। चरक जो कि आयुर्वेद का जन्मदाता था, चरक ने चरक संहिता लिखी। और कनिष्क का जो पुरोहित था उसका नाम क्या था, संगरक्ष था। क्या नाम था, संगरक्ष। तो इस प्रकार से वसुमित्र हैं, अश्वघोष हैं, नागार्जुन है, चरक है, संगरक्ष हैं, ये सब के सब जो हैं विद्वान आपके कनिष्क के दरबार से संबंधित थे। इसके अलावा कनिष्क ने तांबे और स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था। ठीक है, तांबे और स्वर्ण सिक्कों को इसने चलाया था। और इसने अपने सिक्कों पर जो है बौद्ध की प्रतिमा बनवाई और खुद को जो है द्वितीय बौद्ध कहा। इसने कनिष्क को जो है, कनिष्क को क्या कहा जाता है, द्वितीय बौद्ध कहा जाता है। अब यदि हम कुषाण टाइम की यदि हम कला की बात करें, कुषाण काल के, तो इसी समय में कला दो रूपों में, गांधार कला और मथुरा कला के रूप में यहाँ पर आगे बढ़ती है। तो गांधार कला और मथुरा कला में जो प्रमुख विशेषताएं हैं उनको थोड़ा सा देखें। तो गांधार कला जो है यह इंडो ग्रीक या ग्रीको रोमन या रोमन बुद्धिस्ट कला कहलाती है, जो कि आपके गांधार वाला जो इलाका है यहाँ पर इसको प्रश्रय मिलता है और यहाँ पर यह कह सकते हैं कि पल्वित होती है। और मथुरा कला जो है मथुरा वाला इलाके में। तथा गांधार कला में जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं वो काले स्लेटी पाषाण से बनाई जाती हैं, जबकि मथुरा कला में जो है लाल बलुआ पत्थर का इस्तेमाल किया जाता है। और गांधार कला में जो बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाती हैं वो यूनानी देवता अपोलो की नकल
पर हैं, मतलब जिस प्रकार से यूनानी देवता अपोलो को दर्शाया जाता है उसी प्रकार से इनको बनाया जाता है। जबकि जो आप मथुरा कला में देखेंगे तो यहाँ पर आप जो है ये हाथ से निर्मित टाइप की दिखाई पड़ती हैं, ठीक है। तो उतना मतलब नकल नहीं होती यूनानी देवता के तरीके से, और ये हाथ से निर्मित समझ में आती हैं। और यदि कहा जाए कि बुद्ध की सर्वप्रथम मूर्तियाँ किस कला में बनती हैं, तो आपकी मथुरा कला में बनाई जाती हैं। इसके अलावा जो गांधार कला है यह पूर्णतः केवल बौद्ध धर्म से संबंधित, जबकि मथुरा कला जो है बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों धर्मों से संबंधित है। गांधार कला जो है ये यथार्थवादी है और आपकी मथुरा कला जो आदर्शवादी है। गांधार कला में भौतिकता का प्रभाव है, जबकि आपका मथुरा कला में जो है आध्यात्मिकता का प्रभाव है। यह इन दोनों की कुछ अलग अलग विशेषताएं हैं। आगे चलते हैं। तो कनिष्क के बाद जो है अगला शासक वशिष्ठ होता है, वशिष्ठ के बाद हुबिस्क होता है। और हुबिस्क के बारे में क्या महत्व है, तो हुबिस्क के द्वारा जो सिक्के चलाए जाते हैं, इसके सिक्कों पर चतुर्भुजी विष्णु की आकृति है। इसके अलावा इसके सिक्कों पर सर्वाधिक देवी देवता, जिसमें आपके गणेश हैं, शंकर हैं इत्यादि की जो है आकृतियों को दर्शाया गया है। और कुषाण वंश का जो सबसे अंतिम शासक होता है वो कौन था, वासुदेव था, ठीक है। इसके अलावा याद रखिए कुषाणों के बारे में, कुषाणों ने तांबे के सिक्के और स्वर्ण सिक्के तो चलाए थे, परंतु चांदी के सिक्के जो है कुषाणों ने नहीं चलाए थे। तो ये तो हमने जो विदेशी आक्रमणकारी थे उनकी हम बात की। अब हम लोग जो मौर्योत्तरकालीन भारतीय राज्य रहे हैं, मतलब कि शुंग वंश है, कंडो वंश है, आंध्र सातवाहन वंश, इच्छांकु वंश, आभीर और वाकटक वंश, इनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। तो सबसे पहले यदि हम शुंग वंश की बात करें तो शुंग वंश जो है आपका मौर्य वंश के बाद जो पहला वंश आता है वो शुंग वंश आता है 185 बीसी से लेकर 75 बीसी तक। 185 बीसी से 75 बीसी। इसका संस्थापक कौन था, पुष्यमित्र शुंग था। कौन था, पुष्यमित्र शुंग था, जो कि आपका कह सकते हैं कि जो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बिहद्रथ का मंत्री था पुष्यमित्र शुंग। इसने जो है बिहद्रथ की हत्या की और इसने एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की, जो एक तरीके से ब्राह्मण वंश था। और इनका जो शुंग वंश का केंद्र क्या रहता है, केंद्र जो है आपका पाटलिपुत्र रहता है। और शुंग वंश का जो पुरोहित था पतंजलि था, जिन्होंने महाभाष्य की रचना की। और पुष्यमित्र शुंग का जो यदि समकालीन की बात करें तो ये मीनांडर के समकालीन थे। इसके अलावा शुंग वंश के पुष्यमित्र शुंग से ही संबंधित अयोध्या अभिलेख किसके द्वारा निर्मित करा गया था, तो यह अयोध्या के राजा धनदेव के द्वारा। अयोध्या अभिलेख जो है अयोध्या के राज्यपाल अयोध्या के राज्यपाल धनदेव के द्वारा इसको निर्मित कराया गया था। इसी अभिलेख में यह वर्णित किया गया है कि पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। और इसके अलावा यदि आप पुष्यमित्र शुंग के समय में बात करें तो निर्माण की बात करें तो सांची और भरहुत के स्तूपों का जो निर्माण है वो पुष्यमित्र शुंग के समय में ही होता है। यदि आप सांची के स्तूप की बात करें तो यह सांची का स्तूप कहाँ पे है, तो यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के विदिशा नामक स्थान पर स्थित है। सांची के स्तूप में आप देखेंगे तो 3 स्तूप हैं, ठीक है, 3 स्तूप हैं। इसमें एक बड़ा स्तूप है और 2 छोटे स्तूप हैं। तो जो बड़ा वाला स्तूप है, बड़े स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया है। इस बड़े स्तूप में बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर एक बड़ा सा स्तूप बनाया गया, जिसमें 4 प्रवेश द्वार हैं। और यहाँ पर प्रवेश द्वारों पर देखेंगे तो बुद्ध के जीवन संबंधित चित्रों को उत्कीर्ण किया गया है या उकेरा गया है। इसके अलावा जो शेष 2 छोटे स्तूप होते हैं, इसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। इसमें जो पहला छोटा स्तूप है वह बौद्ध प्रचारकों के अस्थि अवशेष पर बनाया गया है, जबकि जो दूसरा है वो महात्मा बुद्ध के जो कह सकते हैं जो उनके सबसे प्रसिद्ध या सबसे प्रमुख जो उनके वो थे चेले थे, शरीपुत्र और महामोदग्लायन, इनके अस्थि अवशेषों पर बनाए गए हैं। तो याद रखिएगा जो सांची का स्तूप है इससे 2 शासक संबंधित रहे, अशोक भी संबंधित रहा है, तो बड़ा स्तूप अशोक ने बनवाया और जो छोटे 2 स्तूप हैं वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाए हैं। आगे चलते हैं। इसके अलावा जो भरहुत का स्तूप है ये मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है, इसको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा बनवाया गया है। तो पुष्यमित्र शुंग है, उसके बाद आपका अग्निमित्र आता है, अग्निमित्र के बाद वशुमित्र है। तो अग्निमित्र के समय में ही देखेंगे तो इंडो ग्रीक हिंद यवन रहते हैं वो सिंध वाले इलाके में अटैक करते हैं, तो वशुमित्र जो है उनको सिंध नदी के तट पर ही रोक देता है। तो अग्निमित्र हैं, वशुमित्र के बाद ब्रजमित्र हैं,
ब्रजमित्र के बाद भागभद्र है, और अंतिम जो इनका शासक होता है शुंग वंश का वो देवभूत होता है। देवभूत ही है अंतिम शासक। देवभूत का मंत्री था वसुदेव। वसुदेव ने देवभूत की हत्या की और एक नए वंश कंडव वंश की स्थापना की। तो इस प्रकार से जो शुंग वंश है, शुंग वंश का जो संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, उसने भी मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या की थी और एक नए वंश की स्थापना की थी। और इनका अंत भी इसी तरीके से होता है। इनका भी जो अंतिम शासक होता है उसकी हत्या उनके एक मंत्री वासुदेव के द्वारा की जाती है और वह एक नए वंश की स्थापना करता है, कंडव वंश की। अब कंडव वंश की बात करें तो यह 75 बीसी से लेकर 30 बीसी तक रहता है। इसका संस्थापक कौन था? वसुदेव रहता है। वसुदेव के बाद भूमिमित्र शासक बनता है, फिर नारायण, और अंतिम जो होता है सुशर्मन रहता है। अंतिम शासक सुशर्मन होता है। और इस अंतिम शासक सुशर्मन का जो एक मंत्री था सिमुक, तो सिमुक जो है सुशर्मन की हत्या करता है और सिमुक आंध्र सातवाहन वंश नामक एक नए वंश की स्थापना करता है। अब यदि आंध्र सातवाहन वंश की बात करें तो यह 30 बीसी से लेकर के 250 एडी 250 एडी तक यह इनका शासन रहता है। इसकी स्थापना कौन करता है? इसमें सिमुक करता है। और इनकी राजधानी कहाँ रहती है? तो इनकी राजधानी महाराष्ट्र के पैठण या प्रतिष्ठान कहें तो यहाँ पर इनकी राजधानी रहती है। और आप देखेंगे तो जो पहली बार भूमिदान की शुरुआत होती है वो आपकी आंध्र सातवाहन वंश या सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा ही की जाती है। इनका एक जो प्रमुख शासक था वो सातकर्णी प्रथम था। सातकर्णी प्रथम के से संबंध में एक अभिलेख है, नानाघाट अभिलेख। यह सातकर्णी प्रथम की रानी थी नागनिका, इनके द्वारा नानाघाट अभिलेख का निर्माण कराया गया था। और इसी नानाघाट अभिलेख में जो है भूमि अनुदान का पहला अभिलेखीय प्रमाण मिलता है। तो पहला भूमि अनुदान का जो अभिलेखीय प्रमाण कहाँ पे है? वो नानाघाट अभिलेख में है, ठीक है। और इसमें ब्राह्मणों और बौद्धों को भूमिदान के बारे में कहा गया है। इसके बाद जो है हाल आता है, अगला शासक हाल। तो हाल के समय में एक पुस्तक रही है गाथा सप्तशती। गाथा सप्तशती जो पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हाल के द्वारा लिखी गई है। और इन हाल के ही शासनकाल में जो है गुडाढ्य के द्वारा पुस्तक लिखी गई बृहद कथा कोश। और हाल के बाद शासक आता है गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी से संबंधित अभिलेख है नासिक अभिलेख, जो कि गौतमीपुत्र सतकर्णी की माता गौतमी बलश्री के द्वारा इसका निर्माण कराया जाता है। और नासिक अभिलेख में गौतमीपुत्र सतकर्णी स्वयं को एकमात्र ब्राह्मण और अद्वितीय ब्राह्मण बताता है, ठीक है, अद्वितीय ब्राह्मण कहता है या बताता है। इसके अलावा इनके बाद वशिष्ठ पुत्र पुलमामी आता है। वशिष्ठ पुत्र पुलमामी के बाद शिवश्री सातकर्णी, इसके बाद यज्ञश्री सातकर्णी। तो यज्ञश्री सातकर्णी जो रहता है इसके सिक्कों पर शंख, जलयान, मछली आदि की आकृति दर्शाई गई है। इसके अलावा यह भी याद रखिए कि सातवाहनों ने पहली बार शीशे के सिक्कों का जो प्रचलन किया था। तो इनके ही समय भूमि जो है अनुदान देने या भूमिदान की जो परंपरा है उसका पता चलता है। और शीशे के सिक्कों का जो सर्वप्रथम प्रचलन करवाते हैं वो सातवाहन वंश में ही होता है। अब सातवाहन वंश के बाद जो है आपका इक्ष्वाकु वंश आता है। तो इक्ष्वाकु वंश इसकी स्थापना कौन करते हैं? श्री शांतमूल। इनकी राजधानी कहाँ रहती है? नागार्जुनकोंडा, आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में। तो होता क्या है कि इक्ष्वाकु वंश का ये जो संस्थापक श्री शांतमूल था, ये आपका आंध्र सातवाहन वंश का ही क्या रहता है? एक सामंत था। और इसने सातवाहन वंश की पतनावस्था का लाभ उठा करके इक्ष्वाकु वंश की स्थापना करता है आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंडा में। और इसकी खास बात याद रखिए इक्ष्वाकु वंश की कि इसमें जो राजा होते थे वो ब्राह्मण मतानुयायी होते थे, उनकी रानियां जो हैं बौद्ध मतानुयायी रही हैं। तो कई बार परीक्षा में पूछा गया कि वह कौन सा वंश है जिसके राजा ब्राह्मण मतानुयायी रहे तथा रानियां बौद्ध मतानुयायी रही हैं? तो इक्ष्वाकु वंश में ऐसा होता रहा है। इसके अलावा नागार्जुनकोंडा का बौद्ध स्तूप जो है यह इसी वंश के शासक वीर पुरुष दत्त के द्वारा निर्मित कराया गया था। और वीर पुरुष दत्त के बाद शांतमूल द्वितीय शासक बनता है। और अंततः जो है इनकी पतनावस्था का लाभ उठा करके या इनका अंत करके जो है पल्लवों ने इस क्षेत्र पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अब आभीर वंश की बात करें तो आभीर वंश का जो संस्थापक ईश्वर सेन था, ईश्वर सेन यह भी जो है सातवाहन वंश का ही एक सामंत था। और वह उनकी पतनावस्था का लाभ उठा करके एक नए वंश आभीर वंश की स्थापना करता है। कहाँ? महाराष्ट्र के नासिक में। और यह 248 से लेकर 49 तक, तो जिस समय 248 में यह अपना राज्याभिषेक करता है उसे यह एक नए कह सकते हैं कि एक नए वंश, इसे कलचुरी चेदी
वंश या संवत कह सकते हैं, इसके रूप में इसको प्रचलित करता है। अब आभीर वंश के बाद जो है वाकटक वंश आता है। तो वाकटक वंश का संस्थापक जो है विंध्य शक्ति, यह भी सातवाहन वंश का ही एक सामंत था, जो उनकी पत्नावस्था का लाभ उठा करके वाकटक वंश की स्थापना करता है। कहाँ? महाराष्ट्र के नंदीवर्धन या नागपुर में। और वाकटक वंश जो है यह एकमात्र वंश था जिसने अश्वमेध के साथ साथ वाजपेय यज्ञ भी किया। वाजपेय यज्ञ में क्या होता है कि राजा का जो घोड़ा होता है आगे आगे चलता है, ठीक है। तो इसने अश्वमेध के साथ वाजपेय यज्ञ भी किया था। और इसके बाद जो इनका जो प्रमुख शासक होता है प्रवरसेन प्रथम होता है। अब थोड़ा सा यदि अश्वमेध यज्ञ की बात करें, इससे संबंधित कुछ कथनों की, तो यदि पूछा जाए कि प्रथम अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया। सबसे ज़्यादा अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा किया गया, तो मयूर शर्मन के द्वारा 18 अश्वमेध यज्ञ। तथा अंतिम प्राचीनकालीन राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ किया तो आदिल प्रथम है। तथा अंतिम आधुनिक काल के राजा जिसने आपका अश्वमेध यज्ञ किया तो सवाई राजा मान सिंह रहे हैं। तो प्रवरसेन प्रथम होते हैं। इसके बाद आपके रुद्रसेन द्वितीय आते हैं। रुद्रसेन द्वितीय के बाद मतलब जो अंतिम कह सकते हैं वाकटक वंश का जो शासक होता है वो कौन था, प्रवरसेन द्वितीय रहता है। प्रवरसेन द्वितीय ने जो है एक पुस्तक सेतुबंध नामक पुस्तक की रचना की प्राकृत भाषा में। और इसके अलावा याद रखिएगा कि जो अजंता की गुफा संख्या 9 और 10 है, जिसको वर्तमान में प्राचीनतम माना जाता है, वो अजंता की गुफाओं में 9 और 10 जो हैं ये सबसे प्राचीनतम माने जाते हैं। ये जो 9 और 10 हैं वाकटक काल से ही संबंधित हैं। अब आगे चलते हैं। कलिंग का चेदी वंश की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया, महामेघवाहन ने। किसने किया, महामेघवाहन ने। और राजधानी कहाँ रही है इनकी, तो कलिंग में रही है। और इनका जो सबसे प्रमुख या प्रसिद्ध शासक हुआ है वो खारबेल हुआ है। प्रथम बीसी में यह सत्ता संभालता है खारबेल। इससे संबंधित एक अभिलेख है हाथी गुफा अभिलेख। तो हाथी गुफा अभिलेख किस संबंधित है, खारबेल संबंधित है। यह प्राकृत भाषा में लिखा गया। और इसी हाथी गुफा अभिलेख में खारबेल के 13 वर्षों का क्रमिक इतिहास मिलता है। और इसमें यह भी वर्णित है कि कलिंग पर आक्रमण करने वाले जो प्रथम शासक महापद्म नंद है उसका भी उल्लेख मिलता है। और महापद्म नंद जो है इसमें यह भी उल्लेख किया गया कलिंग में नहर खुदवाता है और जिन अर्थात महावीर स्वामी की प्रतिमा वो जो है अपने साथ लेके चला जाता है अपने राज्य में, जिसको बाद में खारबेल के द्वारा दावा किया गया है कि वह उसको हरा करके वहाँ जिन की जो मूर्ति है वापस लेकर के आता है। इसके अलावा इसी हाथी गुफा अभिलेख में जो है इसमें वर्णित किया गया जैनियों को गुफाएं और ग्राम दान का उल्लेख भी इसी में मिलता है। किसके द्वारा किया जाता है, खारबेल के द्वारा यह दान किया जाता है। तथा इसके अलावा चोल, चेर और पांड्य राज्यों पर विजय का उल्लेख भी आपका हाथी गुफा अभिलेख में मिलता है, जो कि इन पर विजय किसके द्वारा किया जाता है, खारबेल के द्वारा। और इसमें यह भी उल्लेखित है कि पांड्य राज्य में जो खारबेल गधे से हल चलाए जाने का उल्लेख भी इसमें किया गया है। कुछ अन्य चीज़ों को याद रखिएगा, जैसे कुषाण शासकों के बारे में। तो कुषाण शासक जो अपनी उपाधि क्या रखते थे, देवपुत्र शाहनुशाही। यह उपाधि जो है चीन, चूँकि ये आपके चीन वाले इलाके से आते हैं तो जैसे चीन के राजा बड़ी बड़ी उपाधियाँ रखते उसी प्रकार से कुषाण शासक भी अपनी उपाधियाँ रखते थे। और ये जो बड़ी बड़ी ये उपाधियाँ हैं देवपुत्र शाहनशाही, ये एक तरीके से राजत्व के दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की पुष्टि करता था। इसके अलावा कुषाण जो कुषाण शासक थे या जो कुषाण लोग थे, ये रोम शासकों की भांति मृत शासकों की मूर्तियां जो है मंदिरों में स्थापित करते थे, जिसे देवकुल कहा गया है। इसके अलावा शकों और कुषाणों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की भारत में। इसके अलावा क्षत्रपी शासन की शुरुआत भी शकों और कुषाणों के द्वारा की गई। मिलिट्री शासन की शुरुआत कौन करता है, हिंदवनी अर्थात इंडो ग्रीक के द्वारा किया जाता है। और मनुस्मृति जो कि सुंगों के समय में जिसका संकलन किया जाता है, जो कि मनु के द्वारा लिखी गई है, इसमें मनुस्मृति में विदेशियों को जो है मनु ने मलेच्छ कह करके निम्न क्षत्रिय वर्ग में शामिल किया है। किसमें किया है, निम्न क्षत्रिय वर्ग में। और क्या कहा है, मलेच्छ कहा है। इसके अलावा यदि हम शक और जो कुषाण रहे हैं आक्रमणकारी, यदि इनके प्रभाव की बात करें, इनका क्या प्रभाव रहा है भारत पे, तो जैसे कि जो टाइल्स या खपड़ैल का जो प्रयोग है ये हमने इन्हीं से देखा, शकों और कुषाणों से। इसके अलावा फुआरों, टोटियों वाले पात्रों की शुरुआत भी इनके द्वारा ही की जाती है। हैट, बूट और ओवरकोट का प्रचलन इनके द्वारा किया जाता है। घोड़ों में जीन और लगाम का जो प्रचलन है वो भी इन्हीं से हमने सीखा है।
इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों को देखें तो श्रेणी क्या होते हैं, ये कह सकते हैं कि विभिन्न कार्यों को करने वाले, या कह सकते हैं कि एक ही कार्य को करने वाले विभिन्न जातियों के लोगों का एक जो समूह होता था, ठीक है, वो श्रेणी कहलाती थी। और इनका जो प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठिन या जेतक कहा जाता था, श्रेष्ठिन या जेतक कहा जाता था। और जो व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी उनका जो प्रमुख होता था उसे श्रेष्ठिन कहा गया है। सार्ववाह क्या होते थे, तो जो व्यापारिक श्रेणियाँ होती थी, जब ये एक जगह दूसरी जगह मूव करती थी तो ये अपना एक नेता चयन करती थी या चुनती थी। वो जो व्यापारी, तो उसी नेता को जो है व्यापारिक श्रेणी को जो कारवां का जो नेता होता था उसे सार्ववाह कहा गया है, सार्ववाह कहा जाता था। पूंग क्या है, पूंग जो है या दो या अधिक श्रेणियों का संगठन होता है, दो या अधिक मतलब अलग अलग श्रेणियाँ होती, उनका जो संगठन है वो पूंग कहलाता था। निगम क्या होती थी, तो निगम एक बड़ी संस्था होती थी जिसमें जिसकी जो है सभी श्रेणियाँ जो होती हैं सदस्य होती थी। इसके अलावा जो श्रेणियाँ होती थी ये सभी कार्य करती थी, मतलब आर्थिक हो गया या जो भी है, केवल ये राजनीतिक कार्य नहीं करती थी, राजनीतिक कार्य के अलावा ये सभी कार्य करती थी, ये बैंकिंग का भी कार्य करती थी, ठीक है। तो याद रखिएगा श्रेणियाँ जो है राजनीतिक कार्य नहीं करती थी। इसके अलावा यदि हम इस समय के मरणोत्तर काल के सिक्कों की बात करें तो सबसे पहले हिंद यवन काल के सिक्कों की बात करें तो ये इनके समय में स्वर्ण सिक्के और चांदी के सिक्के चलते हैं। स्वर्ण सिक्कों को स्टेटर कहा गया है और चांदी के सिक्कों को ड्रम कहा गया है। और ये जो हिंद यवन के द्वारा जो सिक्के चलाए गए ये द्विभाषिक होते थे। इस एक तरफ से प्राकृत भाषा और खरोष्टी लिपि में कुछ लिखा होता था और दूसरी तरफ यूनानी भाषा और यूनानी लिपि में लिखा होता था। सातवाहन वंश की बात करें तो इनके समय में स्वर्ण सिक्कों को 3 नामों जाना, निष्क, सुवर्ण और पल, ये स्वर्ण सिक्के थे। चांदी में देखें तो धरण, पुराण और शतमान, ये चांदी के सिक्कों के नाम थे। और सातवाहन के समय में जो मिलावटी चांदी के जो सिक्के थे उन्हें क्या कहा जाता था, कोटिन कहा जाता था। इसके अलावा कुछ अन्य चीज़ों की बात करें तो मानसून की खोज जो है ये आपका 48 ईस्वी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक के द्वारा की गई थी। इसके बाद प्लिनी की, मतलब ये कुछ ऐसी खोजें थीं जो व्यापारिक गतिविधियों को जिन्होंने तेज किया। प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका ये 77 ईस्वी में लिखा गया। तो ये हम इसलिए बात करें क्योंकि कई बार आता है परीक्षा में क्रम लगाने के लिए आ जाता है कि इनको क्रम से चाहिए। तो सबसे पहले मानसून की खोज 48वीं ईस्वी में हिप्पालस नामक ग्रीक नाविक के द्वारा, फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका 77 ईस्वी में, फिर पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी जो है ये लाल सागर को कहा जाता था। तो इसको अज्ञात ग्रीक नाविक के द्वारा इसकी खोज की गई और इसमें यह जो पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, इसमें भारतीय बंदरगाहों का उल्लेख किया गया है। इसके बाद सबसे लास्ट में टालमी की जियोग्राफी नामक पुस्तक है 150 ईस्वी में, जिसमें पहली बार मानचित्रों का प्रयोग किया गया है। तो यह क्रम याद रखेगा, मानसून की खोज, फिर प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका, फिर पेरिप्लस ऑफ द इरेथियन सी, फिर आपका टॉलमी की जियोग्राफी। अब हम यदि प्रमुख बंदरगाहों की बात करें इस समय के तो भड़ोच या भ्रेकाच या बैरीगाजा ये गुजरात के तट पर था। ताम्रलिप्ति या ताम्रलुक या आपका कह सकते हैं पूर्वी तट पर पश्चिमी बंगाल वाले क्षेत्र में। शोपारा या शुपारक महाराष्ट्र में। घंटाशाला या आपके आंध्र प्रदेश के कृष्णा नदी के तट पर। बारबेरिकम यह सिंधु नदी पर सिंध जो प्रांत था वहाँ पर सिंधु नदी के तट पर बारबेरिकम। चेर राज्य या केरल तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं या मालाबार तट के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनकी बात करें, कई बार पूछ लेता है कि केरल तट के प्रमुख बंदरगाह या जो चेर राज्य से संबंधित जो बंदरगाह हैं या मालाबार तट के प्रमुख बंदरगाहों को बताइए, इसमें कौन से हैं। तो इसमें आपका टोडी है, मुसरी या मुजरी से, बंदर, नौरा, ये आपके चेर राज्य से संबंधित हैं। इसके अलावा नेलसिंडा जो बंदरगाह है ये आंध्र प्रदेश में चेर राज्य का बंदरगाह था, ठीक है, यह भी चेर राज्य से संबंधित है। इसके अलावा यदि पांड्य राज्य या तमिलनाडु की बात करें तो यहाँ से इनसे संबंधित जो बंदरगाह रहे हैं उसमें आपका कालची या कुक्कई है, शालियूट है, ये पांड्य राज्य से संबंधित रहे हैं। चोल राज्य या जो कोरोमंडल तट से संबंधित जो प्रमुख बंदरगाह हैं उसमें आपका प्रहार है, कावेरी पत्तनम है, प्रहार या कावेरी पत्तनम है, उरायूर है और अरकमेडू या पेडोक है। इसके अलावा यहाँ इस समय जो व्यापार होता है, इस व्यापार का जो सर्वाधिक फ़ायदा होता है वो कुषाणों और सातवाहन वंश के जो शासक हैं इन्होंने सबसे अधिक इसका फ़ायदा लिया था या इनको ही सबसे अधिक फ़ायदा मिलता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने मौर्योत्तर काल या प्रागगुप्त काल या कैसे डार्क एज के संबंध में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण थे उनको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।